ऑलराइट, क्लास स्टार्ट करते हैं। माइक ठीक है, आवाज आ रही है? माइक ठीक है ना, आवाज आ रही है? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 2 है यूनिट 2 का। सॉरी, टॉपिक नंबर 3 है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। तो इसको आज कोशिश करेंगे कि निपटा दें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। आइसोमरिज्म, व्हाट इज आइसोमरिज्म? आइसोमरिज्म क्या होता है? जब केमिस्ट्री में कोई भी एक मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई एक मॉलिक्यूल होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, कोई एक मॉलिक्यूल है जैसे C3H8, ऑलराइट। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे आए तो क्या बनेंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। और इसमें 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5, 6, 7 और 8, ये हाइड्रोजन है सब। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं उसको हम आइसोमरिज्म के अंदर पढ़ते हैं। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसको हम आइसोमरिज्म की डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल ही साइंटिफिक भाषा में चले जाएं आप, केमिस्ट्री की जो हायर लेवल की होती है, उसमें जो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है, एक कोई कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड ये है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों में कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 2 है, कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी मान लीजिए आप, ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर इनमें सेम होगा, ठीक है। लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। हो सकता है एक स्ट्रक्चर ऐसा हो 3 कार्बन और एक स्ट्रक्चर ऐसा हो 3 कार्बन, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे। अब देखिए, हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ना है, ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ना है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पहले ये समझ लिए टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, पहला जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है, तो हम इसको देखते नहीं है। एक रफ आइडिया दे देता हूं कि ये होता क्या है। मान लीजिए एक कंपाउंड है हमारे पास, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन का, और इसमें इस पोजीशन पे क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। तो एक ये कंपाउंड है, ऑलराइट, ठीक है। दूसरा कंपाउंड 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और इसमें क्लोरीन यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अब आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखिए, इनमें क्या है? 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी है। जितने हाइड्रोजन ऊपर वाले में है उतने ही हाइड्रोजन नीचे वाले में है। जितने क्लोरीन के एटम ऊपर वाले में है उतने ही क्लोरीन के एटम नीचे वाले में है। लेकिन फिर भी दोनों क्या है? अलग अलग। इसकी प्रॉपर्टीज टोटली अलग होंगी, फिजिकल और केमिकल, और इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नीचे वाले की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो टोटली डिफरेंट होंगी ऊपर वाले कंपाउंड से। तो इस वजह से ये दोनों आइसोमर्स है। अब इनके सिर्फ स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, तो इसीलिए ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर पढ़े जाते हैं। तो ये एक रफ आइडिया था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का।
अब हम स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मोर, मतलब उसको थोड़ा सा एफर्ट्स चाहिए समझने के लिए। तो टॉपिक है स्टीरियो आइसोमरिज्म। ऑलराइट, देखिए स्टीरियो आइसोमरिज्म स्टार्ट होता है किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर से। भाई जब आप उसका 3D स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो वहां उसके एटम्स में जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट की स्टडी में हमको पता चलता है कि दो मॉलिक्यूल एक जैसे दिखने के बावजूद भी अलग अलग है। तो उस तरीके का आइसोमरिज्म स्टीरियो आइसोमरिज्म कहलाता है। यहाँ 3 डायमेंशनल हम स्ट्रक्चर में बात करते हैं। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म कितने तरीके का होता है, अगर हम इसकी टाइप्स देखें, कितने टाइप का स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है, तो पहला इसमें होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और दूसरा जो होता है वो होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये दोनों किसके पार्ट हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म के। ठीक है, तो अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं तो फ्लो चार्ट हमारा कैसा बनेगा, आइसोमरिज्म कितने तरीके का हो गया, 2 तरीके का हो गया। कौन सा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म कितने तरीके के हो गए, फिर फर्दर 2 तरीके के हो गए। कौन से, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। वहीं हमारे जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं जैसे पोजीशन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, बहुत तरीके के इसमें होते हैं। तो वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 2 तरीके के इसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है ना? यस सर, यस ठीक है, सर। ठीक। देखिए मैं संडे को क्लासेस नहीं लूंगा, संडे को ऑफ ही रखेंगे आपका। आज क्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी 1-2 दिन बाद फिर होली है, फिर उसमें छुट्टी करना मुझे वो ठीक नहीं लगता है। तो कम से कम छुट्टियां हम करेंगे ताकि आपका सिलेबस फटाफट हो जाए। बस संडे को पट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखते हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 तरीके का होता है। पहला इसमें जो होता है वो होता है सिस आइसोमरिज्म, और दूसरा जो होता है वो होता है ट्रांस आइसोमरिज्म। अब ये क्या है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C, ऑलराइट। एक जगह इसमें CH3 जुड़ा हुआ है, एक जगह यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, एक जगह यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, और एक जगह यहाँ पर फिर से Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब इसमें देखिए एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप Cl है, एक ग्रुप ये है, और एक ग्रुप ये है। अगर मैं और इसको अच्छे बेसिक लेवल पे बताऊं तो ये ग्रुप्स के नाम हटा के यहाँ इनको हम क्या कर देते हैं, ABCD करके कर देते हैं। कि यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए A जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी कोई A जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर B जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी B जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड के एक तरफ, मतलब ऊपर की तरफ देखिए दोनों सेम है, A ग्रुप, और डबल बॉन्ड के नीचे ये जो प्लेन है इसके नीचे दोनों ग्रुप सेम है। तो जब सेम ग्रुप होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को सिस फॉर्म बोलते हैं। सिस, सिस का मतलब होता है ऑन द सेम साइड, सेम साइड। तो ये कंपाउंड का सिस आइसोमर होगा। और अगर यही कंपाउंड थोड़ा अलग हो जाए, कैसे, देखिए C डबल बॉन्ड C, और हमारे पास यहां पर A जुड़ जाए, और यहां पर B जुड़ जाए, और यहां पर B जुड़ जाए, और यहां पर क्या हो जाए, A जुड़ जाए। तो अब देखिए ये ग्रुप अलग अलग हो गए हैं,
समझ में आया? ये जो डबल बॉन्ड था, अब दोनों तरफ ऊपर पहले जहाँ सेम ग्रुप थे अब अलग अलग हो गए, तो इस तरीके का जो आइसोमर होता है उसको बोल देते हैं ट्रांस आइसोमर्स। कायदे से दोनों मॉलिक्यूल को आप देखिए, दोनों मॉलिक्यूल में क्या समानताएं हैं? कार्बन कितने हैं? दोनों में 2 हैं। ए कितने हैं? दोनों में 2 हैं। बी कितने हैं? दोनों कंपाउंड्स में 2 हैं। ये कंपाउंड नंबर 1 है और ये कंपाउंड नंबर 2 है। तो दोनों में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है कि नहीं? ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब स्ट्रक्चर भी किस तरीके से अलग है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर आप देखें, समझ में आया, तो ही आपको ये अंदाजा आएगा। तो एक फॉर्म इसकी सिस फॉर्म कहलाती है और एक फॉर्म क्या कहलाती है? ट्रांस फॉर्म। तो सिस का मतलब होता है ऑन द सेम साइड, जब एक से ग्रुप एक साइड हो, समान ग्रुप जो होते हैं, जब सेम ग्रुप होते हैं जो सेम साइड हो, तो सिस फॉर्म कहलाती है। और जब सेम ग्रुप जो होते हैं वो अपोजिट साइड हो, जैसे ए यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट साइड हो गया है, तो ऐसी फॉर्म ट्रांसफॉर्म कहलाती है। तो ये बात आपने याद रखना है कि सिस और ट्रांस में से जो ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म, समझ में आया, या ट्रांस आइसोमरिज्म, ये ज्यादा स्टेबल होता है किससे? सिस फॉर्म से, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म समझ में आ गया? गुड। यस। अगर आपको सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है और वाइस वर्सा, ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि बिना बॉन्ड को तोड़े आप ये रोटेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रोटेशन का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पर ये बॉन्ड बीच का तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड होता है ना, ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड अगर आप तोड़ेंगे तो होता क्या है, फिर ये कार्बन इस बॉन्ड के चारों तरफ ऐसे घूम जाएगा, और जब घूम जाएगा तो फिर ए ऊपर की तरफ आ जाएगा और बी नीचे की तरफ आ जाएगा, और फिर दोबारा आप यहाँ पर बॉन्ड अगर बना पाए तो ये ट्रांसफॉर्म से सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि कितनी एनर्जी चाहिए होती है तोड़ने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कन्वर्जन जो होता है सिस ट्रांस, इसका एक रफ आइडिया आपको मैं बताता हूँ। देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड इसमें पाई बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। जनरली सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो नहीं टूटता है, तोड़ा किसको जाता है? पाई बॉन्ड को। और पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए करीब करीब 62 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कम से कम। यानी कि एक मोल अगर ये कंपाउंड होगा तो उसमें 62,000 कैलोरी एनर्जी चाहिए होगी, हीट चाहिए होगी, तब जाके ये सारे बॉन्ड्स इसके टूटेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब हमारे पास जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जैसे ये ट्रायंगल, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इसमें भी सिस और ट्रांसफॉर्म देखी जाती है। कैसे? देखिएगा आप, हमारे पास इस कार्बन पे ऊपर की तरफ ए जुड़ा हुआ है और नीचे की तरफ बी जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पे यहाँ पर ऊपर की तरफ ए और नीचे की तरफ बी। इस कार्बन में यहाँ पर ए और बी, और वाले कार्बन में ऊपर बी जुड़ गया, नीचे ए जुड़ गया। तो दोनों फिगर में देखिए, फिगर नंबर 1 और यहाँ फिगर नंबर 2, दोनों कंपाउंड सेम है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म है सिस फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म है ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म इसलिए क्योंकि प्लेन जो है, इस प्लेन के दोनों ऊपर की तरफ ए ग्रुप जुड़े हैं, सेम ग्रुप है, तो सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, दैट मीन्स सिस ग्रुप, एंड द सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, दैट मीन्स ट्रांस ग्रुप। तो ट्रांस ग्रुप ये है। तो साइक्लिक कंपाउंड या एली साइक्लिक कंपाउंड में जो सिस और ट्रांसफॉर्म होती है, उसका ये एग्जांपल ऐसा था। तो आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया सिस और ट्रांसफॉर्म पहचानने का, तो आप इजीली इसको कर लेंगे क्वेश्चन। यहाँ कोई क्वेश्चन है इसमें से? किसी को कोई डाउट सिस और ट्रांसफॉर्म में से? नहीं, ठीक है। अगर आपका जवाब नहीं आएगा तो मैं नहीं मान के चलूंगा, ठीक है? अदरवाइज आपका 1-2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, जवाब आ जाना चाहिए, रिप्लाई आ जाना चाहिए। अब दूसरा जो हम आइसोमरिज्म पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर, वो आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझनी पड़ेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब सिमेट्री क्या होती है, अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाऊं, ऐसे बिल्कुल बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके ठीक बीचों बीच एक लाइन ऐसी पास होगी जो इस ट्रायंगल को दो इक्वल हाफ में कट करेगी, तो ये लाइन जो होगी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। मतलब इसका ये वाला हाफ जो पोर्शन है ये बराबर होगा दूसरे इसके हाफ के, तो उस वजह से ये फिगर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और वहीं अगर मैं एक दूसरा ट्रायंगल इस तरीके का बना दूं, इसमें ऐसी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी जो इसको दो इक्वल हाफ में बांटे, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो सिमेट्री पहचानना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें भी हम सिमेट्री को खोजते हैं कि क्या कंपाउंड में सिमेट्री है या नहीं है। तो सिमेट्री पता लगाने का सबसे आसान तरीका होता है कि हमको सिमेट्रिक कार्बन एटम ढूंढना। कौन सा कार्बन एटम ढूंढना, सिमेट्रिक कार्बन एटम को ढूंढना। भाई कोई भी मॉलिक्यूल दे दो आपका, आपको एक कार्बन एटम ऐसा खोजना है जिसमें सिमेट्री हो। ठीक है, ऑप्टिकल सिमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्टिकल सिमेट्री वो क्या होती है वो भी आगे अभी बताएंगे। तो मान लीजिए एक कार्बन है हमारे पास, ठीक है, इसमें इस तरफ ए जुड़ा हुआ है, इस तरफ बी जुड़ा हुआ है, इस तरफ सी जुड़ा हुआ है और इस तरफ डी जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल कोई अगर आपको सेट करके बताएं, तो ये है कार्बन, यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2 CH2 CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH3 ये जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस कार्बन से ये चार के चार ग्रुप A B C और ये D, चार के चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कार्बन, ठीक है, जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हों, वो कार्बन कहलाता है सिमेट्रिक कार्बन। और उसको केमिस्ट्री के अंदर कायरल कार्बन एटम भी बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम। बहुत से लोग इसको चिरल पढ़ते हैं, चिरल इसकी नहीं पढ़ा जाता है, कायरल पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ऐसे कार्बन एटम की खास बात क्या होती है, ऐसे कार्बन एटम के सामने अगर आप कोई एक मिरर रख दो, शीशा, ठीक है, हमने क्या रख दिया, मिरर, तो मिरर के अंदर इसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो वो इमेज कैसी बनेगी, सी, ऊपर इसके ए होगा, नीचे इसके क्या होगा, सी होगा। समझ में आया, इस तरफ क्या हो जाएगा, बी, और इस तरफ क्या हो जाएगा, डी। अब ध्यान से देखने पे दोनों एटम, दोनों कार्बन एटम एक दूसरे की मिरर इमेजेस लग रहे हैं। समझ में आया। लेकिन अगर आप किसी तरीके से इसको यहां से उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, तो ये ए वाला इस ए को ढक लेगा ऊपर ही ऊपर, ये कार्बन भी इस कार्बन को ढक लेगा, और ये सी नीचे वाला इस सी को ढक लेगा। लेकिन ये बी किसके ऊपर आ जाएगा, डी के ऊपर, जो उसको ढक नहीं पाएगा, और ये डी जो होगा ये इस बी के ऊपर आ जाएगा, जो इसको ढक नहीं पाएगा। तो ऐसी इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। समझ में आया। और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस तभी बनती हैं जब आपके पास कौन सा कार्बन एटम हो, कायरल कार्बन एटम। याद रखिएगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की विशेषकर जो ये स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम पढ़ रहे हैं, इसकी विशेष पहचान ही यही होती है कि यह आइसोमरिज्म आपको तभी देखने को मिलता है जब किरल कार्बन एटम हो, कायरल कार्बन एटम हो। कायरल कार्बन एटम होने की वजह से ऑप्टिकल इमेज जो बनती है वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बनती है। मतलब मिरर इमेजेस तो बन रही हैं दोनों, लेकिन इस तरीके की बन रही हैं कि एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं कर पाओ आप। ठीक वैसे ही जैसे आप क्या करो, दाएं हाथ को मिरर के आगे रखो अपने, ठीक है भाई, आपका ये हैंड है मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके का हैंड है। अगर आपने मिरर के आगे रखा तो आपका ये जो थंब होगा
ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। हैंड 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर आप इसको जैसा का तैसा सेम ऐसा ही उठा के इसके ऊपर रखोगे तो आपका अंगूठा यहाँ इसके इस तरफ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको उसको सुपर इम्पोज करना है तो आपको इस हैंड को 1 नंबर के हैंड को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा या पलटाना पड़ेगा, तब जाके वो उसके ऊपर एग्जैक्टली फिट बैठेगा। अगर बिना पलटाए आपने एज इट इज उसके ऊपर रखा हाथ के ऊपर तो वो नॉन सुपर इम्पोज रहेगा। तो वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको देखने को मिल जाती है। तो कायरल कार्बन एटम आपको समझ में आ गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल ये चीज समझ में आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समझने के लिए मैं एक इमेज इसमें डाउनलोड करने की कोशिश करता हूं, अगर हमारे पास मिल जाती है तो देखते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, एक फिगर ये है हमारे पास। अब देखिए ये फिगर दिख रहा है ना सबको, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से रोशनी आई। अब जब रोशनी आती है ना तो वो चारों दिशाओं में फैलती है, हर दिशा में इस तरीके से, ठीक है। तो वही हर दिशा में फैली, तो हम सिर्फ दो ही दिशा यहां पर दिखा पाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में येलो कलर से इस तरीके से लाइट ट्रेवल कर रही है, ये येलो वाला, और जो दूसरा वाला एक्सिस है उसको ब्लू कलर से हमने दिखाया है यहाँ पर, ये ब्लू कलर से। तो जब इस लाइट को आप एक ऐसे कंपाउंड से पास करते हैं, विशेषकर ये कंपाउंड CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्साइट का, इसको हम बोल देते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोल देते हैं, याद रखिएगा, निकोल प्रिज्म क्रिस्टल, ठीक है। तो जब हम ऐसे कंपाउंड से इस लाइट को पास करते हैं तो लाइट क्या होती है, बाकी सारे प्लेन्स लाइट के हट जाते हैं, सिर्फ वही प्लेन से लाइट पास होती है जो उस निकोल प्रिज्म के क्रिस्टल में मौजूद हो। अब निकोल प्रिज्म का अगर ये क्रिस्टल है, इसमें गौर से देखिए तो खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो ये लाइट को, बाकी सारी लाइट को, इस तरीके की जो लाइट होंगी इनको ब्लॉक कर देगा, और जो खड़ी लाइट होंगी, समझ में आया, लाइट के जो खड़ा प्लेन होगा सिर्फ उसी को अपने भीतर से जाने देगा। तो इस तरीके की लाइट जो होती है वो पोलराइज्ड लाइट हो जाती है, समझ में आया। तो रेबैन के जो गॉगल्स होते हैं बेसिकली काले रंग के, उनमें ये निकोल प्रिज्म के क्रिस्टल लगे होते हैं, इनको पोलरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलरॉइड, क्योंकि ये लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं उनको सिंगल प्लेन से पास होने में। और जब इस पोलरॉइड मॉलिक्यूल से लाइट बाहर निकलती है तो ये लाइट कहलाती है प्लेन, याद रखिएगा नाम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये लाइट बड़े काम की है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्यों काम की है, क्योंकि हमको ये पता लगा अगर हम एक शीशी में कोई एक केमिकल भरें, केमिकल ए, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें से पास करें, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई इस तरीके से एक ही प्लेन में, इस तरीके से होती है, जब हम इसको पास करते हैं तो ये केमिकल या तो इस लाइट को ऊपर की दिशा में मोड़ देता है या नीचे की दिशा में मोड़ देता है, ठीक है। नॉर्मली लाइट कहां हिट करती स्क्रीन पे, इधर हिट करती, पोजीशन नंबर ए पे। लेकिन ये कंपाउंड की खास बात होती है कि ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो ऊपर की तरफ को रोटेट कर देगा या नीचे की तरफ को रोटेट कर देगा। अगर ये लाइट घड़ी की दिशा में रोटेट हो रही है तब हम उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये घड़ी की अगर विपरीत दिशा में रोटेट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो उसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास यहां पर केमिकल मौजूद होता है, ये ए नाम का केमिकल, इसका क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं कि ये क्लॉकवाइज मोड़ पाएगा या एंटी क्लॉकवाइज मोड़ पाएगा, ठीक है। अब उसको हम ये बोल देते हैं, देखिए क्लॉकवाइज के लिए प्लस साइन यूज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं। प्लस साइन को हम बोल देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए लीवो रोटेटरी।
जो लेफ्ट की तरफ मोड़े वो लीवो रोटेटरी, जो राइट की तरफ मोड़ रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो कोई भी एक कंपाउंड है, कोई एक्स नाम का हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमेशा अपनी दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एक फॉर्म होती है जो लाइट को राइट डायरेक्शन में मोड़े, और एक फॉर्म जो होती है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़े। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है या लीवो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों के दोनों इनकी डेंस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी, सिर्फ एक या दो रिएक्शन ऐसी होंगी जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे, इसीलिए इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब हम एक फिगर और देखते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, इस फिगर को देखिए, ठीक है। ये हमारे पास लाइट बल्ब है, रेड कलर का जो दिख रहा है। अब लाइट जब यहां से निकलती है तो सभी प्लेन में निकलती है, तो सभी प्लेन में जो लाइट होती है उसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। फिर जब हम उसको पोलराइजर नाम के मॉलिक्यूल से पास करवाते हैं, खासकर वो निकोल प्रिज्म का क्रिस्टल होता है, तो बाकी सारे प्लेन ब्लॉक हो जाते हैं और सिर्फ वही लाइट पास होती है जिस लाइट को ये पोलराइजर पास होने देता है। तो इस तरीके की लाइट जो यहां पर सेकंड नंबर में आपको देखने को मिल रही है, ये कहलाती है पोलराइज्ड लाइट। तो ये पोलराइज्ड लाइट गई। अब हमने इस चैम्बर नंबर 3 में अपना एक सैंपल रख दिया केमिकल का। वो केमिकल का जैसी सैंपल रखा तो उस सैंपल से जब ये लाइट पास होके निकली तो वो देखिए हल्का सा रोटेट हो चुकी है। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अब कितने डिग्री का हुआ है रोटेशन वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री। किस डायरेक्शन में हुआ है, जैसे यहाँ पर हमको साफ देखने को मिल रहा है कि लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो केमिकल यहां पर प्रेजेंट होगा वो लीवो रोटेटरी केमिकल होगा। तो ये एक तरीका होता है पहचानने का कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक हो गया सर। तो हाँ, आपने जैसे इसका एग्जांपल बताया ना सन ग्लासेस में, तो उसमें थोड़ा समझा दीजिए कि कैसे वर्क करता है। अच्छा ठीक है। जैसे भाई ये हमारे पास रेबैन के सन ग्लासेस हैं, ठीक है। इस तरीके के होते हैं, बहुत महंगे आते हैं ये सन ग्लासेस, 10-10 हजार रुपए 5-5 हजार रुपए के बहुत महंगे सन ग्लासेस होते हैं। इनमें क्या होता है ना, ये ग्लास नहीं होता है, ग्लास के साथ साथ इसमें क्या होता है, एक लेयर चढ़ी होती है पोलराइजर की। किसकी? पोलराइजर, ठीक है। अब जब आपकी आंख है, इसके आगे क्या है, ये ग्लास है। तो यहां से जब सन की लाइट आई तो वो सन की लाइट क्या होगी, हर डायरेक्शन में होगी, होगी कि नहीं? अनपोलराइज्ड लाइट होगी, हर डायरेक्शन में उसका क्या होगा, इल्यूमिनेशन होगा। लेकिन क्योंकि यहां पर जो आपका पोलराइजर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो क्या करेगा, बाकी सबको ब्लॉक करके सिर्फ एक ही प्लेन में लाइट को अंदर आपकी आंखों को भेजेगा। तो इसीलिए लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और आपकी आंखें क्या होंगी, डैमेज होने से बच जाएंगी। तो ये मैकेनिज्म वहां पर हमको देखने को मिलता है इस तरीके का। अब आया समझ में? ठीक है। तो मॉलिक्यूल देखिए, मॉलिक्यूल दो तरीके के हो जाते हैं। पहला कैटेगरी क्या होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इनको हम प्लस साइन से दिखाते हैं। ये क्लॉकवाइज होते हैं, क्लॉकवाइज मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घड़ी की दिशा में मोड़ना जानते हैं, ठीक है। और जो दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं आइसोमर, जो दूसरे तरीके के आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं लीवो रोटेटरी आइसोमर, जिसको हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। हमारे पास एक एग्जांपल है लैक्टिक एसिड का। किसका? लैक्टिक
एसिड। लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल ये होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बीच में एक कार्बन होता है, इसमें यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है, यहाँ पर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है, इसकी विशेषता क्या है, ये कायरल है। क्या है, कायरल। कैसे है कायरल, क्योंकि इससे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और एक ग्रुप ये है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आप इसको शीशे के सामने रखेंगे तो यहाँ पर इसकी क्या बनेगी, एक मिरर इमेज बनेगी। और वो मिरर इमेज कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, अब मैं उसको बना नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आप ख्यालों में समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसकी इमेज यहां पर बन जाएगी, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी। ये जो लैक्टिक एसिड होगा, अगर ये प्लस है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो इसकी मिरर इमेज जो होगी वो क्या होगी, लीवो रोटेटरी। और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। किसके आइसोमर्स होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर किसके होंगे, लैक्टिक एसिड के। तो लैक्टिक एसिड के दो आइसोमर्स हो गए, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी। इस तरीके के आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर्स को इनैंशियोमर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो ये बात, ये टर्म बिल्कुल नहीं है, समझ जाइएगा। जैसे फिर से समझा देता हूं, एक कंपाउंड है ए, शीशे के सामने आपने रखा, उसने ए बनाया, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आपने एक कंपाउंड यहाँ पर दूसरा बनाया, अरे ये हैंग हो गया, एक सेकंड रुकिए, अब हैंग हो जाता है कभी कभी। तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तब तक पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब हमने बी बनाया। जब आपने बी बनाया तो मिरर के सामने इसकी इमेज क्या बनी, ऐसी बनी। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन गए। तो हो सकता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो तो ये क्या होगा, लीवो रोटेटरी। तो इसीलिए ये दोनों मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स। और दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गई बात। अब आपको एक और इसमें टर्म आती है, डायस्टीरियोमर्स। क्या आती है, डायस्टीरियोमर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डायस्टीरियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स आपको मैं समझाता हूं एक फिगर से, जो आपके लिए रखा हुआ है, क्योंकि इतना अगर बनाने में रह गए तो टाइम ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। अब आप इस फिगर को देखिए। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। ये कंपाउंड नंबर 1 है हमारे पास, और ये कंपाउंड नंबर 2 है। अच्छा, इसमें तो नंबरिंग लिखी हुई है। तो ये कंपाउंड नंबर 1 है और ये कंपाउंड नंबर 2 है। ये कंपाउंड नंबर 3 है और ये कंपाउंड नंबर 4 है। ध्यान से देखिए कि 1 जो है वो 2 की मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, इनैंशियोमर्स। उसी तरीके से कंपाउंड नंबर 3 और 4 क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, इनैंशियोमर्स। लेकिन अगर आप इसके 3 को इसके यहां इस 2 को इसके 4 से कंपेयर करें या इस 3 से कंपेयर करें, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो बहुत आसान है ये समझना। देखिए कि कंपाउंड 1 एंड 2 आर इनैंशियोमर्स, compound 1 and 4 are diastereomers, compound 2 and 3 are diastereomers, and compound 2nd and 4th are diastereomers। बस आप ये बात याद रखिएगा कि इनैंशियोमर्स और डायस्टेरोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, कि एक दूसरे की जो मिरर इमेज होती हैं वो क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स।
और जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तो हैं, जैसे क्या यहाँ 3 क्या है, देखिए थर्ड मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ है। फर्स्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ है। दोनों में कार्बन कंपाउंड सेम है, हाँ है, हो सकता है। हर चीज सेम है, तो क्या एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं? नहीं। तब ये क्या है? डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स और एनेंशियोमर्स में ये डिफरेंस होता है। डायस्टीरियोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन क्या है? डायस्टीरियोमर्स की अगर डेफिनेशन देखा जाए, डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन नॉट मिरर इमेजेस। ठीक है। वहीं अगर हम इनेंशियोमर की बात करें, किसकी? इनेंशियोमर्स, वो क्या होते हैं? वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होगा कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में घुमा पाएगा या लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा पाएगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी। ठीक है। इनेंशियोमर्स एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर भी लगभग सेम होगा, बस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अंतर होगा, और एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। तो जो मिरर इमेज है वो इनेंशियोमर्स, जो मिरर इमेज नहीं है वो डायस्ट्रोमर्स। तो ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है। अब इसमें एक टर्म आती है मीजो कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए, मीजो कंपाउंड को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर आपको ये समझना पड़ेगा, बना के बताता हूं। ये कार्बन है, ये कार्बन है। अगर आप कार्बन नंबर 1 को देखें, जिसको मैं रेड डॉट से दिखा रहा हूं, तो इसमें एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, और एक पूरा ग्रुप ये जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? तो इस लिहाज से ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। और मान लीजिए इस तरीके का ऑप्टिकली एक्टिव है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हिस्सा है। अब इसी कंपाउंड में आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अब ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, एक और कार्बन है ये वाला, जिसमें एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, और एक ग्रुप ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। हो सकता है ये नेगेटिव हो। ठीक है। तो होगा क्या, जब लाइट यहां से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे इस कंपाउंड में से, तो ऊपर वाला हिस्सा उसको राइट साइड मोड़ने की कोशिश करेगा और नीचे वाला उसको लेफ्ट साइड मोड़ने की कोशिश करेगा। नतीजा क्या होगा कि लाइट ना तो राइट मुड़ पाएगी ना लेफ्ट, और सीधे सीधे निकल जाएगी। तो कायरल कार्बन एटम होने के बावजूद भी ये मॉलिक्यूल लाइट को मोड़ नहीं पाए। ऑप्टिकली एक्टिविटी की सारी शर्तों को पूरा करने के बाद भी लाइट को मोड़ नहीं पा रहे हैं मॉलिक्यूल, कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं मीजो कंपाउंड। ठीक है। ये जो एग्जांपल मैंने दिया है, ये दिया है टार्टरिक एसिड का, टार्टरिक एसिड का। तो आपको मीजो कंपाउंड समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है, कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें n नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम है। तो उसके कितने आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो सकते हैं? उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। मान लीजिए एक कंपाउंड में 3 कायरल कार्बन एटम है, तो 2 to the power 3 कितना होगा? 8।
तो उसके 8 आइसोमर्स अवेलेबल हैं। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा कि कभी कभी आपसे पूछ लेगा हो कि बताइए कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स अवेलेबल हैं अगर n कार्बन एटम है तो। ठीक है, अब इसमें इनएंशियोमर्स आपको हमने समझा दिया है, डायस्टोमर्स आपको हमने समझा दिया है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई पूछना है यहां तक इनएंशियोमर्स और डायस्टोमर्स? नहीं। अब आते हैं थ्रियो और इराइथ्रो कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रियो कंपाउंड और इराइथ्रो कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या होते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा कि हमारे पास देखिए यहां पर एक मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, शुगर्स में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। किसमें प्रेजेंट होता है? शुगर में प्रेजेंट होता है। अब देखिए हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन सब सेम है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है। अब इनमें एक खास बात ध्यान देने वाली ये है कि OH ग्रुप एक कंपाउंड में सेम साइड है और दूसरे वाले कंपाउंड में क्या है? अपोजिट साइड। तो जनरली आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिस और ट्रांसफॉर्म बताया था कि जब सेम साइड होते हैं तो क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म, और जब अपोजिट साइड होती है तो क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। लेकिन शुगर्स के केस में, किसके केस में? जब हम शुगर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट की जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर सिस और ट्रांसफॉर्म यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, जिसके अराउंड हम ये सब देख सके। तो वहां पर जो सिस फॉर्म होती है, एक्चुअल में सिस फॉर्म, उसको हम इराइथ्रॉस नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? इराइथ्रॉस। और जो ट्रांसफॉर्म होती है एक्चुअल में, जिसमें अपोजिट साइड में होते हैं, उसको हम थ्रियो फॉर्म बोल देते हैं, थ्रियो फॉर्म। तो थ्रियो और इराइथ्रोज आपकी समझ में आ गया, सिस और ट्रांस का ही जैसा है। ठीक है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है रिजोल्यूशन ऑफ इनएंशियोमर्स। कभी भी रिजोल्यूशन का मतलब आप देखें तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक मिक्सचर प्रेजेंट है ABCA इस तरीके का, तो और मैं आपसे कहूँ कि इसको रिजॉल्व करो, तो आप A को सेपरेट कर दो, B को सेपरेट कर दो और C को सेपरेट कर दो, रिजॉल्व कर दो। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके पास मान लो ग्लूकोज है, एक शीशी में ग्लूकोज का लिक्विड भरा पड़ा है। अब उस शीशी के अंदर आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों ग्लूकोज होगा। आपको कैसे पता चलेगा? आप उसमें प्लेन पोलराइज लाइट को पास करोगे, समझ में आया, और वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, तो आप समझ जाओगे कि ये मिक्सचर है, इसमें 50% क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और 50% क्या है? लीवो रोटेटरी। तो इस तरीके का मिक्सचर जिसमें दोनों बराबर, दोनों इनएंशियोमर बराबर मात्रा में प्रेजेंट हो, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। अब अगर मैं आपसे कहूं केमिस्ट्री के अंदर कि भाई आपके पास ये ग्लूकोज का रेसिमिक मिक्सचर है, आवाज क्लियर है? आवाज हमारी क्लियर है? माइक में तो कोई दिक्कत नहीं है यस ना? सर। ओके, ऑलराइट। अगर हम आपसे कहें यहाँ पर कि भाई हम आपको एक रेसिमिक मिक्सचर दे रहे हैं ग्लूकोज का और हम चाहते हैं कि आप डी फॉर्म को इसमें से निकाल के दिखाइए, तो केमिस्ट्री के अंदर उसको मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई रिजॉल्व दिस इनएंशियोमर्स, या रिजोल्यूशन ऑफ दिस, कैन यू रिजॉल्व दिस racemic mixture into dextrorotatory and levorotatory, or resolution of enantiomer.
कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहला सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट तरीका जब भी ये रिजोल्यूशन होता है, सबसे पहला तरीका रेड कलर से बता रहा हूं, आप इसमें एंजाइम मिलाओ। क्या मिलाओ? एंजाइम्स। भाई ग्लूकोज हमारे पास डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, यहाँ डी ग्लूकोज और एल क्या है? ग्लूकोज, दो ग्लूकोज प्रेजेंट है इस रेसिमिक मिक्सचर में। अब आप इसमें ऐसे एंजाइम मिला दो, फंगस से निकाल के या बैक्टीरिया से निकाल के, जो ग्लूकोज का इंटेक करते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत 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 स्पेसिफिक होते हैं। अगर आपके पास एंजाइम प्रेजेंट है जो ग्लूकोज खा रहा है, तो मान के चलिएगा कि या तो वो सिर्फ डी फॉर्म को खाएगा या फिर एल फॉर्म को खाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो एंजाइम है वो एंजाइम डी है, तो जैसे ही आप इस एंजाइम को इसके अंदर डालेंगे, इस रेसिमिक मिक्सचर के अंदर, तो वहां से ये सारा का सारा डी ग्लूकोज क्या हो जाएगा? सफाचट हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पीछे क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एल ग्लूकोज। तो हो गया कि नहीं सेपरेट? तो एक तरीका ये हो गया रिजॉल्व करने का, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा केमिकल तरीका है, केमिस्ट्री में यूज करते हैं केमिकल फॉर्म, केमिकल मेथड। दूसरी मेथड कौन सी है? केमिकल मेथड। पहली मेथड समझ में आ गई? ठीक है, दूसरी मेथड देखते हैं। दूसरी मेथड के लिए एग्जांपल भी हमको शानदार देखना पड़ेगा, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं लैक्टिक एसिड का एग्जांपल। किसका? लैक्टिक एसिड का। भाई लैक्टिक एसिड जो होता है उसका रेसिमिक मिक्सचर होता है। कौन सा मिक्सचर होता है? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि इसमें डी लैक्टिक एसिड होगा और एल लैक्टिक एसिड दोनों होगा बराबर मात्रा में। तो डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों प्रेजेंट होगी। अब हम इसमें क्या मिला देते हैं? हम इसमें एक बेस मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? बेस। ये बहुत स्पेशल तरीके का बेस होता है जिसका नाम होता है स्ट्राइकनीन। स्ट्राइकनाइन, समझ में आया? इसको हम नेगेटिव इस तरीके से बनाते हैं, ये लीवो रोटेटरी टाइप का है। तो ये स्ट्राइकनाइन क्या करता है? ये डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों के साथ जुड़ता है। समझ में आया? तो ये क्या करेगा? देखिए पहला कंपाउंड जो हमारे पास जुड़ने के बाद बनाएगा वो क्या बनाएगा, उसको मैं रेड कलर से बताता हूँ। जो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट बनाएगा स्ट्राइकनाइन पॉजिटिव लैक्टिक एसिड, और दूसरा कंपाउंड बनाएगा स्ट्राइकनाइन लीवोरोटेटरी लैक्टिक एसिड। तो इसने दोनों कंपाउंड बना दिए। खास बात क्या होगी कि ये दोनों कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होगी। तो आप नॉर्मल इसको डिस्टिलेशन की प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड आप अलग अलग कर सकते हैं केमिकल मेथड से। तो ये रिजॉल्व आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन आप पढ़ेंगे आगे एल्काइल हैलाइड में, जब आप SN2 मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इन्वर्जन क्या होता है समझ लीजिए कि हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें यहाँ पर A, B और C जुड़ा हुआ है और D इस तरीके का जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कंपाउंड है D। हमने कुछ इसमें मिलाया और अचानक से ये कार्बन कंपाउंड क्या हो गया? A, B और C और यहाँ पर D। समझ में आया? तो छाता की तरह जैसे बिल्कुल उल्टा नहीं हो जाता हवा में छाता, ठीक उसी तरीके से मॉलिक्यूल क्या हुआ? इन्वर्ट हो गया है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं इन्वर्जन। ये हम SN2 मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे। अभी खाली आप ध्यान रखिए कि इन्वर्जन होता क्या है। नेक्स्ट है रिटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है रिटेंशन। भाई हमारे पास सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर हमारे पास डी ग्लूकोज है तो हम इसमें दुनिया भर की केमिकल रिएक्शन करें भी और लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचा रहे? डी ग्लूकोज ही बचा रहे। वो कभी एल ग्लूकोज में
कन्वर्ट ना हो। तो जो है वही सुरक्षित रहे, इस चीज को बोलते हैं रिटेंशन। प्लस साइन हमेशा प्लस ही बना रहे, नेगेटिव साइन हमेशा नेगेटिव ही बना रहे, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी बना रहे और लीवो रोटेटरी जो है वो लीवो रोटेटरी ही बना रहे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब डी एंड एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म और लीवो रोटेटरी फॉर्म किसी भी मॉलिक्यूल की 50% और 50% में प्रेजेंट होती है, 50% बाय 50% को 1:1 बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों इक्वल रेशियो में अगर प्रेजेंट हो डी फॉर्म और एल फॉर्म, तो ऐसा मिक्सचर जो होता है वो रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है, और आप ये इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिविटी जो होती है रेसिमिक मिक्सचर की खत्म हो जाती है। कैसे, मैं बताता हूँ। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मान लीजिए आपकी डी फॉर्म है, और यहाँ से आप इसमें लाइट पास कर रहे हैं, जो लाइट यहाँ स्ट्राइक होती वो एक्चुअल में यहाँ ना होके यहाँ स्ट्राइक कर रही है स्क्रीन पे। ठीक है, क्योंकि ये डी फॉर्म है। अब आप इसमें क्या करिए, एल फॉर्म मिलाते रहिए। कब तक मिलाएंगे, जब तक ये लाइट शिफ्ट होते 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 बिल्कुल बीच में ना जाए, ऊपर तक। जैसे ही लाइट यहाँ पर इसको हिट करने लग जाएगी बीच पॉइंट पे, तो वहीं पर ये मिक्सचर क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा डी और एल फॉर्म का, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होती है रेसिमाइजेशन कहलाती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं बताता हूं। ये सिलेबस बहुत ज्यादा एक्चुअली फैला हुआ है ना, इसलिए थोड़ा कहीं पर भी अगर दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। देखिए, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए, एक मॉलिक्यूल है बी, एक मॉलिक्यूल है सी और एक मॉलिक्यूल है डी। इन चारों की अपनी आइडेंटिटी है, अपना अपना स्ट्रक्चर है। समझ में आया? वो स्ट्रक्चर आप कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करते हैं। तो जब आप कंपेयर नहीं करते हैं किसी भी चीज से, और हर एक की आइडेंटिटी अपनी खुद की होती है, उसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसको जैसा है वैसे ही स्टडी करते हैं, तब हम उसको बोल देते हैं कि इनका ये मॉलिक्यूल अपने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में है। वहीं जब आप कंपैरिजन करते हैं, भाई ए का आपने बी से कंपेयर कर दिया या सी का आपने किससे कर दिया, डी से कंपेयर कर दिया, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ए का स्ट्रक्चर बी के रिस्पेक्ट में कैसा है। अगर ए ऐसा है और बी ऐसा है, तो आप दोनों की तुलना करने लग जाए कि बी के रिस्पेक्ट में ए कैसा दिख रहा है। समझ में आया? इसको हम बोल देते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ये होते हैं। इसके बाद अब आती है बारी डी एंड एल सिस्टम की। डी सिस्टम एंड एल सिस्टम। देखिए, डी और एल बेसिकली वही है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। समझ में आया? जितने भी केमिस्ट्री के मैंने टीचर देखे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ज्यादातर वो थोड़ा सा ठगते ज्यादा हैं, ये कह के कि डी और एल सिस्टम का मतलब जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी होता है। मतलब आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, उसकी दो फॉर्म प्रेजेंट है, एक डी फॉर्म और दूसरी एल फॉर्म। डी फॉर्म का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल, एल फॉर्म का मतलब लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल। जबकि ये डेफिनेशन इसकी सही नहीं है। तो जो सही डेफिनेशन है डीएल सिस्टम की, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास शुगर्स होती हैं। क्या होती हैं? शुगर्स। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन लंबी हमारे पास क्या होती है, शुगर होती है। इसमें एक कार्बन जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड या कुछ भी, वो फर्स्ट कार्बन कहलाता है।
समझ में आया? और दूसरा कार्बन ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा, छठा। जो छठा कार्बन होता है केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं अल्टीमेट। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट कार्बन एटम, या फिर फाइनल कार्बन एटम, लास्ट कार्बन एटम। ठीक है? अल्टीमेट से ठीक एक पहले का जो कार्बन एटम होता है इसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट। क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट कार्बन एटम। तो जो पेन अल्टीमेट कार्बन एटम होता है वहां पर OH ग्रुप की पोजीशन क्या है, समझ में आया? वही समझने की कोशिश करेंगे अब हम। उसके बेसिस पे डी और एल फॉर्म डिसाइड होती है किसी भी शुगर में। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 5 पेंटोस शुगर है, मान लीजिए कोई 5 कार्बन की। तो ये इसमें अल्टीमेट कार्बन है और ये पेन अल्टीमेट है। तो इसमें एक जगह OH यहाँ पर है और वहीं 2 3 4 5 और एक में OH ग्रुप की हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो इस तरफ है। ठीक है? तो अगर OH ग्रुप पेन अल्टीमेट कार्बन में राइट साइड प्रेजेंट होता है, कौन सी साइड? राइट साइड, तब हम उस शुगर को डी फॉर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ये शुगर की कौन सी फॉर्म है? डी फॉर्म। इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी से कोई लेना देना नहीं। और वहीं अगर OH ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड होता है, समझ में आया? किसमें? पेन अल्टीमेट कार्बन में, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? एल फॉर्म। इसका भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी से कोई लेना देना नहीं है, ये खाली नॉमेनक्लेचर है कि आप शुगर के मॉलिक्यूल को नाम कैसा देते हैं, डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे R&S सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। R&S सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी है केमिस्ट्री की, अभी 15 मिनट और चलेगी करीब ये क्लास, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, थोड़ा बड़ा है, फैला हुआ है, तो आधा अधूरा छोड़ नहीं सकते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? इनकेस अगर आप नो बोर सर। हो रहे होंगे तो आप छोड़ के चले जाइएगा और बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन अगर जुड़े हुए हैं तो कंटिन्यू रहिए, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, R&S सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? हमारे पास एक कार्बन एटम है बीच में, ऑलराइट। इसमें हमारे पास यहाँ पर D जुड़ा हुआ है, यहाँ पर A जुड़ा हुआ है, यहाँ पर B जुड़ा हुआ है और यहाँ पर C जुड़ा हुआ है। और इसको आप देख रहे हैं, आप किसी भी दिशा से देख रहे हैं, आप मान लीजिए इस दिशा से इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, यहाँ से, यहाँ पर आपकी आंख है। ठीक है? आपने यही दिशा क्यों चुनी? आप सबसे पहले इन A, B और C और D की प्रायोरिटी सेट करते हैं। क्या करते हैं? प्रायोरिटी। इनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आप सेट करते हैं और प्रायोरिटी सेट करते हैं। प्रायोरिटी इस हिसाब से सेट करते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट किसका कितना कम है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है आप उसको सबसे पीछे की तरफ धकेल देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि D वो ग्रुप जुड़ा हुआ था इस कार्बन एटम के साथ जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम था, तो आपने उसको बिल्कुल पीछे की ओर धकेल दिया। तो जब आप यहाँ से इसको देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा स्ट्रक्चर? आपको इस तरीके का दिखाई देगा ये स्ट्रक्चर। आपको काले रंग का एक कार्बन एटम दिखाई देगा। ठीक है? और इसके यहाँ पर आपको A दिखाई देगा, एक जगह आपको B दिखाई देगा, एक जगह आपको C दिखाई देगा और D आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो इस कार्बन एटम के कहीं पीछे है, यहाँ वो छिपा हुआ है। ऑलराइट? तो A, B और ये C हमारे पास 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। समझ में आया? इन ग्रुप्स में आप प्रायोरिटी सेट करिए कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है। मान लीजिए सबसे ज्यादा A का मॉलिक्यूलर वेट है, A, उसको 1 नंबर दे दीजिए। उसके बाद C का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, उसको आप 2 नंबर दे दीजिए और B का सब तीसरे नंबर पे है तो उसको 3 नंबर दे दीजिए। तो यहां पर इस तरीके का पैटर्न आया, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। तो ये सर्कल कैसा बन रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज बन रहा है। तो काउंटर क्लॉकवाइज जब भी कोई चीज घूमती है तो उसको हम बोल देते हैं, उस मॉलिक्यूल को बोल देते हैं एस फॉर्म। क्या बोल देते हैं? एस फॉर्म। अब वहीं हमारे पास अगर मॉलिक्यूल इस तरीके का हो,
कि बीच में कार्बन एटम है, समझ में आया, और यहाँ पर हमारे पास P जुड़ा हुआ है और Q जुड़ा हुआ है और R जुड़ा हुआ है इससे, और एक पीछे भी जुड़ा हुआ है जो हमको दिख नहीं रहा है ग्रुप इस तरीके से। और इसकी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट नंबर यही है, इस बार सेकंड नंबर ये है, और थर्ड नंबर इसको दे देते हैं प्रायोरिटी सीक्वेंस की। तो ये कैसे घूम रहा है, अब क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे। तो क्लॉकवाइज जो घूमता है हम उसको आर फॉर्म बोल देते हैं नॉमेनक्लेचर में। तो आर और एस सिस्टम यही है, इस तरीके से हम मॉलिक्यूल की नॉमेनक्लेचर देते हैं कि आर मॉलिक्यूल है या एस मॉलिक्यूल है, और ये सिस्टम आर एंड एस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आर एंड एस सिस्टम एक और नाम से जाना जाता है केमिस्ट्री के अंदर, उसको हम बोलते हैं कान इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम। क्या, कान इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम, इस नाम से भी इस आर एंड एस सिस्टम को जाना जाता है। प्रायोरिटी जो होती है वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे दी जाती है, लेकिन इसका एक चार्ट होता है भाई किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है। आयोडीन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है Br से, Br को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है Cl से, Cl को प्रायोरिटी दी जाती है F से, F को O से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, O को नाइट्रोजन से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, नाइट्रोजन को कार्बन से, कार्बन को हाइड्रोजन से। तो ये बात आपने याद रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट है कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी किसके कंपैरिजन में, C ट्रिपल बॉन्ड C के कंपैरिजन में, और इसको प्रायोरिटी दी जाएगी डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, और इसको फिर प्रायोरिटी दी जाएगी सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। ऐसे एक पूरा सीक्वेंस होता है, लिस्ट होती है, तो वक्त के साथ ये आपको आ जाएगा, ठीक है। इस पर बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, बस आपको पता होना चाहिए कि आर एंड एस सिस्टम क्या होता है। अब इसी बेसिस पे आर एंड एस सिस्टम के बाद एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ई एंड जेड सिस्टम, ठीक है। ई एंड जेड सिस्टम भी आप देख लीजिए। इसको एग्जाम, ये थोड़ा जर्मनी में डेवलप हुआ था ई एंड जेड सिस्टम, इसलिए इसके जो ई का मतलब जो होगा वो एंट गैगन करके होता है, और जेड का मतलब जुजैमिन करके होता है, तो उस पर अभी हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे प्रोनाउंसिएशन पे। सिस्टम क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड किए हुए हैं, इस तरफ इसमें Br जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, और इस तरफ इसमें Cl जुड़ा हुआ है। वहीं इस तरफ मान लीजिए फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, और इस तरफ आयोडीन जुड़ा हुआ है। अब आप इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लीजिए, ऐसे कर लिया। जो लेफ्ट साइड वाला इक्वल हाफ है उसमें Br और Cl में प्रायोरिटी किसको दी जाती है, Br को, तो फर्स्ट नंबर इसको दे दिया, और Cl को सेकंड नंबर दे दिया। वहीं राइट साइड में अगर हम देखें F और I में से प्रायोरिटी किसको दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है I को, फर्स्ट नंबर इसको दे दिया और सेकंड नंबर इसको दे दिया, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि दोनों में, इसमें फर्स्ट नंबर ऊपर है और यहाँ पर फर्स्ट नंबर नीचे है, तो ये एक तरीके का क्या है, ट्रांसफॉर्म है कि नहीं। तो ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर ट्रांस ना बोल के क्या फॉर्म बोल देते हैं, ई फॉर्म, इसको ई फॉर्म बोल देते हैं। और वहीं अगर ये प्रायोरिटी इस तरीके की होती, अगर ये प्रायोरिटी इस तरीके की होती, देखिए बहुत ध्यान से देखिए कि हमारे पास आई ऊपर होता और एफ नीचे होता, तब हमारे पास क्या होता कि फर्स्ट नंबर यही होता और सेकंड नंबर ये होता, तब सेम साइड सेम नंबरिंग हो रही होती, तब ये कंडीशन क्या कहलाती, सिस फॉर्म। क्या कहलाती, सिस फॉर्म। और सिस फॉर्म को क्या बोला जाता है इस तरीके से, जेड फॉर्म, ठीक है। तो ई और जेड फॉर्म कुछ नहीं है, सिस और ट्रांस को बताने का ही एक तरीका है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स क्या होती है, बहुत सिंपल है। हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ यहाँ पर दो और ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस तरीके का एक कंपाउंड है। अब इस तरीके के कंपाउंड में खास बात क्या होती है, जब आप इसको ऑप्टिकली एक्टिव देखना चाहते हैं
तो आपको नाइट्रोजन के लोन पेयर को भी कंसिडर करना पड़ता है। कैसे? ये कार्बन था, ये नाइट्रोजन आ गया, यहां पर मान लीजिए इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये, और यहां पर इसमें क्या है, OH ऐसे आ गया, R आपके पास ऐसे ही रहा, और नीचे वाला R' ऐसे ही रहा। तो ये कंपाउंड ऐसे में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फॉर्म, एक फॉर्म इसमें ऑटोमेटिकली सिस फॉर्म बन जाती है और दूसरी फॉर्म ट्रांसफॉर्म बन जाती है। ठीक है, जो हल्का होता है, याद रखिएगा ये बात, इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सिस फॉर्म है और कौन सी ट्रांसफॉर्म है? आप ये लोन पेयर को देखिएगा। इसको देखिएगा, लोन पेयर को। लोन पेयर के साथ इस तरफ यहां पर अगर मिथाइल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, CH3 या बड़ा ग्रुप है कोई भी, तो वो फॉर्म सिस फॉर्म कहलाती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं इसको, कि हमारे पास ये कार्बन है और यहाँ पर हमारे पास A जुड़ा हुआ है और B जुड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि A इज ग्रेटर देन B। ये डबल बॉन्ड आ गया, ये नाइट्रोजन आ गया, और यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर है, और यहाँ पर हमारे पास एक H हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, या OH कुछ भी जुड़ा हुआ है। अब लोन पेयर के साथ यहाँ पर क्या है, A ग्रुप। A ग्रुप क्या है, B से बड़ा है, तो लोन पेयर वहां बड़ा माना जाता है, और यहाँ तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी, सिस फॉर्म, क्योंकि दोनों बड़े पेयर एक से हो जाएंगे। और अगर ये थोड़ा सा उल्टा होता कि B ऊपर होता और A नीचे होता, तब आप इसको क्या बोल देते, ट्रांसफॉर्म। तो ऑक्साइम्स में इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। बहुत सरल है, सबसे सरल यही है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। नाम इतना बड़ा है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन है बहुत सरल। देखिए, कंपाउंड है हमारे पास C, जिसके साथ यहाँ A जुड़ा हुआ है, B जुड़ा हुआ है और C जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक और दूसरा है जिसके साथ यहाँ पर P जुड़ा हुआ है, Q जुड़ा हुआ है और R जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इस कंपाउंड को एक तरफ से देखते हैं, इस तरफ से देखते हैं, तो आपको कैसा दिखाई देगा ये कंपाउंड? या आपको कंपाउंड इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके का दिखाई देगा आपको। ये रेड वाला जो कार्बन है ये पहले दिखाई देगा, ये वाला, तो वो कार्बन आपको दिख रहा है। ठीक है, ऊपर आपको यहाँ पर P दिखाई देगा, यहाँ पर आपको Q दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको R दिखाई देगा। इसके जो पीछे होंगे वो आपको वो कार्बन नहीं दिखाई देगा, ये वाला ब्लैक वाला कार्बन, ये वाला आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, आपको A, B, C और ग्रुप दिखाई दे सकते हैं इस पोजीशन पे, कि एक जगह आपको A दिख गया, एक जगह आपको B दिख गया, एक जगह आपको C दिख गया। या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि आपको ये रेड वाला ऐसा दिख रहा है कंपाउंड, P ऐसे दिख रहा है, Q ऐसे दिख रहा है और R ऐसे दिख रहा है, और जो ब्लैक वाला कार्बन है उसमें ठीक P के ही पीछे आपको A दिख रहा है, और यहाँ पर आपको B दिख रहा है इसी के ठीक पीछे, और यहीं पर ठीक पीछे इसके C दिख रहा है, छिप गया है मतलब। तो दो तरीके, दो फॉर्म प्रेजेंट हो सकती है। ये फॉर्म इसमें कहलाती है स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। और दूसरी वाली जो कंप्लीटली कवर करे रहती है मॉलिक्यूल की एक दूसरे को, वो कहलाती है इक्लिप्स्ड, ग्रहण जिसमें लग जाता है। आगे लाल वाले कार्बन ने पीछे वाले को ग्रहण लगा दिया है। तो दो फॉर्म, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड, हमको देखने को मिलती है कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें इसका, ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन कंपाउंड क्या होता है? देखिए एग्जांपल नंबर 1, ब्यूटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। समझ में आया? अब हम इसको देख रहे हैं, हम सिर्फ इन दो कार्बन को कंसीडर करेंगे, एक रेड कंसीडर करेंगे और एक ब्लैक। ठीक है, और मान लीजिए हम इस तरफ से देख रहे हैं, तो हमको एक किस तरीके का दिखाई देगा कार्बन? रेड वाला कार्बन हमको ये दिखाई दिया, रेड कार्बन के साथ जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ये वाला ऐसे दिखाई देगा, और यहाँ पर इसके साथ जो दो हाइड्रोजन थे वो इसके ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसके ठीक पीछे ये ब्लैक वाला कार्बन होगा जो हमको नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ CH3 हमको या तो नीचे वाली पोजीशन पे दिख सकता है और या फिर इक्लिप्स्ड पोजीशन में दिख सकता है। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड दोनों पोजीशन हमको ब्यूटेन की ऐसे देखने को मिल सकती है।
ठीक है, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड पोजीशन। अब थोड़ा साइक्लोहेक्सेन की हम बात कर लेते हैं कि साइक्लोहेक्सेन किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसमें आइसोमरिज्म कैसा होता है। देखिए साइक्लोहेक्सेन ये है, हमारे पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्टेबिलिटी की वजह से। पहला तो बोट शेप में आ जाता है, ये इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे कार्बन कि नाव की तरह दिखने लग जाए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6। और दूसरा तरीका क्या होता है कि इस तरीके से अपने आप को साइक्लोहेक्सेन अरेंज कर देता है। तो इसमें ये फॉर्म जो होती है ये चेयर फॉर्म कहलाती है, और ये फॉर्म जो होती है ये बोट शेप कहलाती है। जो चेयर फॉर्म होती है वो ज्यादा क्या होती है, स्टेबल। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इनको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल होता है PCl5 का। PCl5 हमारे पास फॉस्फोरस है, इससे एक Cl ये जुड़ा हुआ है, एक Cl ये जुड़ा हुआ है, एक Cl ये जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, ये तीनों एक ही प्लेन में है, ऐसे एक ही पन्ने में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं 2 Cl इसमें क्या होते हैं, ऊपर और नीचे होते हैं। एक पोजीशन इसकी ऊपर होती है Cl की, और एक पोजीशन यहां से नीचे होती है। तो ये जो ऊपर और नीचे वाली पोजीशन होती है ये कहलाती है एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एक्सियल पोजीशन। ठीक है, और ये जो बॉन्डिंग है हमारे पास जो सेम प्लेन पे होती है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन में बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन में मोनो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। भाई हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, टॉपिक है कंफर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। कि भाई 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसे होता है एटम्स में जब आप साइक्लोहेक्सेन के किसी भी एटम में कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन का स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? चेयर वाला। तो हम वो चेयर वाला ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमने बना दिया, इसमें एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लीजिए यहां पर हमारे पास जुड़ा है इक्वेटोरियल, यहां पर एक कंपाउंड जुड़ा ए और एक पोजीशन ये हो गई, और दूसरी हमारे पास पोजीशन क्या होती है, कैसे जुड़ सकता है? तो 2 तरीके से हमारे पास यहाँ पर चीजें इसमें जुड़ सकती हैं। दूसरी पोजीशन ये होगी कि ए ऊपर जुड़े और साथ में एक यहाँ पर ऐसे। तो ये जो नंबर 1 वाली पोजीशन होती है ये क्या कौन सी पोजीशन होती है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। और ये पोजीशन कौन सी होती है? एक्सियल। तो इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन ऐसे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शंस। न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है H H H, और यहां पर भी इसमें H H H। तो इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में दिखाना, इस तरीके से दिखाना, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाता है। H H H और बाकी के दूसरे वाले H जो होंगे पीछे वाले कार्बन के H H और H। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये न्यूमैन स्ट्रक्चर या न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाता है। दूसरा एक और तरीका होता है
ऑप्टिकल कंपाउंड्स को दिखाने का, जिनको बोलते हैं सॉ हॉर्स फॉर्मूला। सॉ हॉर्स फॉर्मूला, सॉ हॉर्स फॉर्मूला क्या होता है भाई? वही सेम स्ट्रक्चर है। देखिए हमारे पास यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक CH3 और जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक CH3 और जुड़ा हुआ है इस सेंट्रल कार्बन एटम से। और ठीक यहाँ पर ये आगे चल के ये कार्बन एटम एक और कार्बन एटम से जुड़ता है, और वहाँ पर भी CH3 जुड़ता है, CH3 जुड़ा हुआ है, और CH3 जुड़ा हुआ है। इस तरीके का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये सॉ हॉर्स फॉर्मूला कहलाता है। अदरवाइज हम लोग इस तरीके के स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं? बुक्स में जब बनाते हैं हम इस तरीके से बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं ऐसे, CH3 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 CH3, और एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। तो इस स्ट्रक्चर से बेहतर ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको सॉ हॉर्स बोलते हैं फॉर्मूला। इसके बाद फ्लाइंग वेज फॉर्मूला भी होता है। फ्लाइंग वेज फॉर्मूला थोड़ा सा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए होता है। जैसे एक ये कार्बन है, मान लीजिए इससे यहाँ पर हमारे पास A जुड़ा हुआ है, B जुड़ा हुआ है, और C भी जुड़ा हुआ है, और मान लीजिए यहाँ पर D जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो C वाले को हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे, और D वाले को हम इस तरीके से दिखा देते हैं। केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स होती हैं उनमें इस तरीके से दर्शाया जाता है। फ्लाइंग वेज फॉर्मूला बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है भाई। A और B जो हैं इसमें, समझ में आया? ये सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है। किसके सेम प्लेन में? जिस सेम प्लेन में ये कार्बन एटम है सेंट्रल वाला। ठीक है, वहीं जो हमारे पास यहां पर C है, ये C इज गोइंग अवे, गोइंग अवे मतलब पीछे की तरफ जा रहा है ये बॉन्ड, और D वाला जो है ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, मतलब हमारी तरफ को है, उठा हुआ प्लेन से। तो उसको दिखाने का तरीका ये हो जाता है। तो यहां पर आपका फ्लाइंग वेज फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब इसमें लास्ट टॉपिक जो है वो ये है कि कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अंतर क्या होता है? कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सरल है। देखिए सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। किसका? एटम्स का, स्पेस में। समझ में आया? जो फिक्स्ड होता है, क्या होता है? सॉरी, फिक्स्ड नहीं होता है। और वहीं कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है एटम्स का स्पेस में। और ये जो होता है ये फिक्स्ड होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि इसको आप बदल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर इसमें खूब सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें भी खूब सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है? वैसे तो टूट नहीं सकता, लेकिन कार्बन क्या होता है, इस सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ रोटेट कर सकता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ABC जो है ये रोटेट होके, समझ में आया, वो इस तरीके का बन सकता है कि A नीचे आ जाए, B वहीं रहे, और C ऊपर आ जाए। समझ में आया? आफ्टर द रोटेशन सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ इस तरीके का हो सकता है। जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो ये बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें कोई भी इस तरीके का रोटेशन नहीं होता है कॉन्फ़िगरेशन में। जबकि कन्फर्मेशन में क्या होता है? रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं है, इतनी कोई बात नहीं है इसमें। आइसोमरिज्म कम देखने को मिलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म देखने को मिलते हैं, जबकि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। अब इसको आप लोग नोट्स बना के पढ़ लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे चैट्स में लिख के भेज दीजिएगा। थैंक यू। जूलॉजी की क्लास अभी, सॉरी बायोलॉजी की क्लास अभी देखेंगे, 6 बजे से करने की कोशिश करेंगे अगर हो पाई तो, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, कल देख लेंगे।